जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने उसमें अपना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का अपना एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका कि नाम है आपका 20 डेज सीरीज़। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2018 से 24 के बीच में जितने भी पेपर सेट हुए हैं सबकी हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हमने अपना 8 पेपर सेट का डिस्कशन कर लिया है। आज आपका डे 9 है। ठीक है, तो आज हम लोग 9वां पेपर से डिस्कस करेंगे। और जिनको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मैंने पूरी कॉन्सेप्ट की पेड क्लास की तरह एक एक क्लास पढ़ा करके आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैथ और साइंस का और सीडीपी का आप लोग जा करके एक एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछता है। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़िए जरा क्वेश्चन को। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन दे रखा है यानी कि असर्शन दे रखा है क्या, कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। तो देखिए हम अगर आप बात करें कि साउंड की स्पीड की, तो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है कि साउंड जो होता है उसे ट्रेवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। बिना माध्यम का साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो कई बार पूछता है वैक्यूम में क्या चाल होगी, तो वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ एयर भी ना हो तो वहाँ पे जो साउंड होता है वो ट्रेवल नहीं करता, बिल्कुल जीरो होती है चाल। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा डेंस होगा माध्यम उतना ही साउंड तेजी से चलता है। तो ठोस में सर्वाधिक इसकी गति होती है, फिर जल में होती है, फिर क्या होती है, गैस में होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता है। तो ये यही कह रहे हैं कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेज चलती है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ठीक है, इसका तर्क क्या दिए हैं, रीजन क्या दिए हैं। कह रहे हैं माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है, क्योंकि ये माध्यम के डेंस पे ही डिपेंड करता है कि इस पे चाल कितनी होगी। तो ये भी सही है। और इसी कारण से क्या है कि कम सघन वाले पे यानी कि एयर में वायु की स्पीड कम होती है इन कंपैरिजन टू जल के। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो देखिए क्वेश्चन बड़े हैं तो कुछ कुछ ऑप्शन नीचे छुप रहे हैं, लेकिन मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में वो देख लीजिएगा, ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को एकदम निचोड़ के पूरा डिटेल में आपको समझा सकूं। ठीक है ना, ये नहीं केवल आंसर मार्क करता हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपके बहुत काम आएगा। इवन केवल सीटेट में ही नहीं, सीटेट पास करने के बाद आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, मान लो चाहे बीपीएससी 4 का एग्जाम देंगे, चाहे यूपी के किसी टीचिंग एग्जाम देंगे, ये सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीट होते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए मानव आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है। ठीक है ना, अगर हम बात करें वसा का पाचन की, ठीक है ना, तो आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है, लीवर होती है, यकृत होती है। और यकृत क्या करता है, पित्त रस का स्राव करता है, जो कि मदद करता है किसको, वसा के पाचन में। पित्त रस किसके मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। लेकिन ये कह रहा है पूर्ण रूपेण कहाँ पे पाचन होता है। तो ये जो पूर्ण रूपेण अगर हम बात करें कि भोजन का हो जाए या फिर वसा का हो जाए, शरीर के अंदर पूर्ण रूपेण पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको कि बोला जाता है छोटी आंत। ठीक है ना, या इसको एक और हिंदी में वर्ड आता है क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है कि पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होगा। तो आप आंसर कर दीजिएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्र आंत। ठीक है, या छोटी आंत। ठीक है, समझ गए। अगर आपसे ये पूछता है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है भोजन का, तो वो मुख से ही शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ये भी क्वेश्चन एक बार बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है बेसिक चीज में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लेक्चर हमने ले रखा है पहले प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्लास देख लो। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलो इसमें कह रहा है कैटरपिलर यानी कि रेशमी कीट की बात कर रहा है।
जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रवण करते हैं वह है। तो देखिए जो रेशमी कीट होते हैं जिस पदार्थ का बने रेशे का श्रवण करते हैं वो होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, बाद में सख्त होकर के, टाइट होकर के रेशे के फॉर्म ले लेता है, जिससे कि कपड़े वगैरह बुने जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा बताओ प्रोटीन पाचक कहाँ से होता है, ये बता देना आप लोग कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को श्वसन चैप्टर पढ़ाया था, रेस्पिरेशन, उसमें इस क्वेश्चन को लिया था। जो लोग कॉन्सेप्ट की वीडियो देखे होंगे उनको तुरंत याद आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका कारण यह है कि हम अगर आपसे बात करें कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं या कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप लोग देखते होंगे हाथ या कंधे या पटेले में हमारे दर्द होता है, ठीक है ना, ऐंठन आने लगती है, अकड़न आ जाती है। ये क्यों होता है कि जब हम लोग भागते हैं ना तो हमें पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब हमें ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो मैंने आपको श्वसन चैप्टर में दो तरह के श्वसन बताए थे। एक बताया था वायवीय श्वसन, एक बताया था अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में तो एयर प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन एयर से लेकर के ग्लूकोज से रिएक्शन करके एनर्जी देता है। लेकिन अवायवीय श्वसन दो तरीके का होता है, एक तो जब ऑक्सीजन की कमी हो या फिर जीरो हो ऑक्सीजन, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में होता है। तो इस कंडीशन में एयर की कमी की वजह से क्या करता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी के पार्ट में जम जाता है तो उससे हमें क्या होता है, ऐंठन महसूस होता है, थकान हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। कई बार आपको ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके ना दे करके बोलता है पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ऐसा क्यों होता है, ग्लूकोज जो होता है पहले बदलता है पायरुवेट में, पायरुवेट फिर बदल जाता है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में। तो जो भी ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पकड़ना है कि ये एक अवायवीय श्वसन है, ठीक है ना, एयर की कमी, ऑक्सीजन की कमी है इसमें, ठीक है। पहले ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि वायवीय श्वसन होता है, तो पहले ही काट दो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ लैक्टिक एसिड अगर जमा होता है तो अवायवीय श्वसन का पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अगला हम आगे बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि बी ऑप्शन में कि अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल, देखिए अल्कोहल का निर्माण नहीं होता, अल्कोहल CO2 और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, अल्कोहल के बदौलत क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका कट गया आंसर। दूसरा कह रहा है वायवीय श्वसन, तो ये देखते ही काट दीजिए, एक बचा ये आंसर होगा। एक बार हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। कह रहा है अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल, देखिए ना, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ चलें, समझ में आ गया। बाकी एक बार क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है ना। बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको भी बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है मानव हृदय में धमनियों, धमनियों का मतलब हो गया, ये बात कर रहा है आर्टरीज की, ठीक है ना, ठीक है, के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन बताइए। हमने आप लोगों को बताया था कि धमनियां क्या करती हैं, हमने परिसंचरण वाले चैप्टर में बताया था कि धमनियों से धनी व्यक्ति याद रखो, ठीक है ना। धमनियां क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका क्या करती हैं, पूरे शरीर में विचरण करवाती हैं रक्त का, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारी शरीर के अंदरी भाग में पाए जाते हैं, ऊपर नहीं अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो ब्लड होता है बहुत फोर्स के साथ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। और जब ब्लड फोर्स के साथ फ्लो करता है, इस वजह से इसकी जो दीवारें होती हैं, भित्ति होती है, वो काफी मोटी होती है, ठीक है ना। एक बात और याद रखना कि इनके अंदर कोई वाल्व नहीं होता है, क्योंकि धमनियां जिस डायरेक्शन में ब्लड ले जाती हैं वहां से वापस बैक फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मैंने ये स्ट्रक्चर, हार्ट के स्ट्रक्चर में डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है ना। बल्कि धमनियों में होता है, धमनियां जब राइट एट्रियम में ब्लड को डालती हैं तो वहां पे बैक फ्लो के चांसेस बनते हैं, तो इसकी वजह से वहां कपाट होता है, ठीक है ना। तो धमनियों में नहीं होता है लेकिन सिराओं में होता है। तो धमनियों के बारे में ये पूछ रहा है कि वर्णन करता है कथन कौन सा है। पहला कथन कह रहा है आपसे कि धमनियों की भित्तियां पतली होती हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, थिन नहीं बल्कि थिक होती है, ठीक है।
अच्छा, तो ये इतना ही देख करके आप काट दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका आंसर ये हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा है धमनियों की भित्तियां मोटी हैं और प्रत्यास्थ होती हैं। हाँ, यहां तक तो बात सही है। कह रहा है इनके भीतर वाल्व होते, मैंने बताया ना, इसके भीतर वाल्व नहीं होता है, वाल्व होता है सिराओं के भीतर, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी कट गया। उसने सही पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सी ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, सही बात है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक होती हैं, ये भी सही है। और इनमें वाल्व नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कह रहा है इनमें रुधिर उच्च दाब के पर बहता है, ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रखा है, इसका एकदम एक्सप्लेनेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेने की वजह से हम चाहते हैं आपके फ़ोन की पूरी स्क्रीन पे दिखे, इसलिए एक स्लाइड में नहीं लेता बल्कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाना पड़ता है। तो ध्यान से अगर सुनेंगे तो सब आपको याद रहेगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, ताकि आपको फॉन्ट बड़ा दिखे इसलिए मैं बड़ा बनाता हूँ। अच्छा, डी ऑप्शन में कह रहा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, इनमें रुधिर निम्न दाब, ये कट हो गया, निम्न दाब से नहीं बहते, उच्च दाब पे बैठे हैं, ठीक है ना। तो धमनियों के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलो, उसी चैप्टर में परिसंचरण वाले चैप्टर के आगे थोड़े से जागने के बाद मैंने आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था मानव का, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या होगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर में आप लोगों ने देखा होगा किडनी जो होती है, किडनी जिसको कि हिंदी में वृक्क बोला जाता है, वो क्या काम करता है, मूत्र को छानने का काम करता है, यूरिन को। वहां से छानने के बाद मूत्र नली के माध्यम से यहाँ पे किडनी इस तरह से सेम के बीच की तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये दो होती हैं, यहाँ से छन्ने के बाद यहाँ पे दो नलियां होती हैं मूत्र की, ये लेके चली जाती है मूत्राशय में, फिर आगे मूत्रमार्ग से शरीर से बाहर हो जाती है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है किडनी के बाद मूत्र नली आती है, हाँ बिल्कुल सही है। मूत्र नली के बाद ये मूत्राशय में स्टोर होती हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती हैं, जिसको कि यूरेथ्रा बोला जाता है। तो ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही मार्ग को दर्शाया है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब पहला ही सही मिल गया तो बाकी ये गलत ही होंगे, कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। तो इनको आप एक बार फिर से पढ़ लेना, इसको खुद कॉपी में 2 बार लिख लेना। देखो, इसका परिसंचरण, दूसरा एक आपको याद रखना है कि ह्यूमन में जाइगोट कैसे फॉर्म होता है या भ्रूण कैसे बनते हैं, वो फॉर्मेशन याद रखना। सीटेट यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको याद रखना, और एक श्वसन का याद रखना। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए लाइट चैप्टर फिजिक्स का है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसमें आपसे कह रहा है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो सही कथन हमें पकड़ना है, ठीक है ना। तो ये तो सही बात है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें हमसे सही कथन पूछ रखा है ना। एक सेकंड, मैं इसका एक बार थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग ऑफलाइन रहते हो ना, तो बाद में कमेंट में या कुछ सुधारा नहीं जाता, फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। अब मैं पूरा चैप्टर इसको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, 1 सेकेंड का, ठीक है ना। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हाँ, जैसा कि मैंने कह रहा था कि सही कथन के बारे में हमसे पूछ रखा है, ठीक है, तो याद आ गया एकदम से, ठीक है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात ये कह रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बात तो एकदम सही है, इन्होंने सही चीजें हमसे पूछ रखी। यहाँ पे देखिए सही कथन पकड़ना है। बी कह रहे हैं कि अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग ना कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया। देखो, अगर मैं यहाँ पे सब चारों ऑप्शन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो ये बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको आंसर्स पे जितना हो सकता है इस क्लास के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से जितना एक्सप्लेनेशन बनता है वो जरूर मैं करूंगा, ठीक है। ये दोनों बातें तो सही कह रखी है। सी ऑप्शन में कह रहा है अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे
के साथ साथ आभासी और आकार में छोटे प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। नहीं, जो आभासी बनाते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, तो इसलिए ये गलत हो जाता है आपका। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये भी गलत है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो पे जरूर जाके देखिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ जो अगर करेक्ट की बात करें तो ए और बी, ओनली ए और बी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पे दे रखा है, केवल और केवल क्या है, सी एंड ए एंड बी। ठीक है, पेन कहाँ चली गई, अच्छा मैं एक बार थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ा लेफ्ट खिसक गई है शायद, देखते हैं क्वेश्चन दिखता है नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, एक सेकंड है, हाँ अब पूरा दिख रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जैव विविधता की अगर हम बात करें, बायोडायवर्सिटी की बात करें, तो ये पौधे और जंतुओं दोनों में देखा जाता है कि उनके आवास में किस तरीके की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है हमें जंगलों के साइड। ठीक है, तो पहला ये कह रहे हैं कि यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजाति मतलब जीव जंतु का उल्लेख करता नहीं, किसी विशेष की केवल नहीं करता, ये सारे तरीके का करता है। ठीक है ना, जैव विविधता। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रजाति के प्राणियों के कुल की व्याख्या करता है, उल्लेख करता है, नहीं, केवल एक विशेष का नहीं करता है, बल्कि ये किसका करता है। अगले ऑप्शन में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करती है। ठीक है ना, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या, कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादपों, मतलब सारे टाइप के पौधे जाति और क्या कह रहा है, प्राणी जाति के प्रजातियों का उल्लेख करता है, इसे ही बोला जाता है जैव विविधता बोला जाता है। ठीक है ना, अच्छा दूसरा चौथा क्या कह रहे हैं, यह वनों में सबसे अधिक होती है, तो बिल्कुल सही, मैंने बोला था ना शुरू में ही कहा था कि ये वनों में ज्यादा जैव विविधता देखने को हमें मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, 3 और 4। ठीक है, अच्छा नीचे इसका ये भी दे रखा है तो कूट भी मिला दीजिए, 3 और 4 कहाँ दे रखा है, तभी मैं सोचा दो ऑप्शन कैसे सही मिल रहे हैं, 3 और 4 ये रहा, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में सीखते रहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ये माइंड में छप जाए आपके, ये भूले ना आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुनिए। ठीक है ना, कि कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कोशिका यानी कि सेल की आकृति विशिष्ट रूप से उनके कार्यों से संबंधित होती है, तो यह बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, गलत बात है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये तो सही हो गया आपका, ये गलत है इसलिए ये आंसर है, क्योंकि उसने गलत पकड़ने को बोला है हमें। अच्छा कह रहा है जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, सेल वॉल इन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया होते हैं, इसमें होते हैं, ये सही है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या कह रहे हैं न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है, नहीं न्यूरॉन की आकृति तकली नहीं, इस तरह से देखोगे न्यूरॉन्स तो इस तरीके से कुछ बना रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से बना रहता है। तकली का मतलब क्या होता है, एग्जिबिट का मतलब होता है, आप लोगों ने देखे होंगे संग्रहालय जैसा, कि एक बड़ा सा कोई घरनुमा होता है, उसमें सजावटी सामान या संग्रहालय चीजें रखी हुई होती हैं। ठीक है ना, उसे तकली बोला जाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाए, यहाँ सॉरी ये गलत है, इसलिए ये भी आपके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड है और 4 ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो 2 और 4 कहाँ दे रखा है, ये बी में दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन का। देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इस बार मैथ और साइंस में मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से मैराथन, शॉर्ट नोट, माइंड मैप सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक शेयर और एक आधी कमेंट कर दिया करो, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग जाता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की,
तो आप लोगों को पता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट में क्या करते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। ये तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, दिन में ही प्रकाश निकलता है, तो ये केवल दिन के समय में ही पॉसिबल है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, ये पौधे रात्र के समय में भी करते हैं, दिन के समय में भी करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इन्हें प्रकाश की ऐसा कोई नीड नहीं होती कि ये दिन में हो या केवल रात में हो। तो यहाँ देखिए इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, कह रहे दोनों क्रियाएं पौधे में दिन के समय होती है, जरूरी नहीं है केवल दिन में हो। तो श्वसन तो रात में भी होता है, दिन रात दोनों में होता है। कह रहा है श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में, श्वसन भी दिन में होता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। और अगला ऑप्शन हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि श्वसन रात में और दिन में होता है, ठीक है। हाँ, श्वसन रात और दिन दोनों में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसे सनलाइट की जरूरत होती है और सनलाइट हमें केवल दिन में दिखती है, ठीक है ना। तो इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्या कह रहे हैं कि दोनों क्रियाएं रात और दिन दोनों में होती है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण रात में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी पेपर में, ठीक है। अगला आपसे कहना क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं। कह रहा है अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, नहीं, अतिसार और मलेरिया तो प्रोटोजोआ वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो काट दो, ठीक है। अगला क्या कहना है कि टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ होता है, नहीं, टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है, ये भी काट दीजिए, ठीक है ना। देखिए बीमारियों यानी कि सूक्ष्म जीव का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वहां पे सारा डिटेल में बताया है, पूरा चार्ट याद करवाया हूं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा आपसे कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा और खसरा वायरस द्वारा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, और क्या है, एड्स हो गया, ये सारी बीमारियां क्या होती हैं, वायरस द्वारा होती है, वायरल डिजीज होती है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि पोलियो और अधिकांश जुकाम वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं, बिल्कुल, जुकाम जो होता है ये वायरल डिजीज है, पोलियो भी क्या है, वायरल डिजीज है, तो 3 भी सही है आपका। तो 3 और 4 फुट में आंसर देना है आपको, 3 और 4 अपना आंसर ढूंढ लीजिए कहाँ दे रखा है, तो 3 और 4 डी ऑप्शन पे दे रखा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, ये भी देखिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में ही पढ़ा रखा है आप लोगों को, फूड संरक्षण के बारे में, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए खाद्य परिरक्षण के रूप में इस्तेमाल करने की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि मम्मियां अगर कोई अचार वगैरह बनाती हैं तो उसको संभाल के रखने के लिए कभी उसमें नमक मिला के रख देंगी, तेल मिला के रख देंगी, या विनेगर यानी कि सिरका वगैरह मिला के रख देती है, जिससे क्या होता है, ये खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को बोला जाता है परिरक्षण, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट, नहीं, ये सोडियम बेंजोएट नहीं होता, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है टार्टरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट, नहीं, सोडियम सल्फेट नहीं होता है, ठीक है ना। जो आंसर होता है इसमें जिसको मिलाया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट को एज ए फूड परिरक्षण मतलब फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, इसे याद ही रखना पड़ेगा। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, नहीं, ये भी आपका गलत हो गया, तीनों ऑप्शन, तो एक ही बचा डी ऑप्शन। कह रहा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है और सोडियम बेंजोएट होता है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है, इनका इस्तेमाल खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको फोर्स वाले चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर जो इस सेशन का हमने पढ़ाया है दिसंबर के लिए, उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर यही लिया है, बल तथा दाब, ठीक है ना। इसमें आपसे कह रहा है दिए गए बलों पर विचार कीजिए। कह रहा है पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्थिति विद्युत फोर्स, ये 5 फोर्स आपके सामने दे रखे हैं। कह रहा है इनमें से कौन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्की बल। तो देखिए 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब दूर से ही वो ऑब्जेक्ट पे बल लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे घर्षण है, घर्षण हमेशा सतह के बीच लगता है, तो ये संपर्की बल हो गया, ठीक है ना।
पेशीय बल अगर मैं किसी को मुक्का मार रहा हूँ तो मुंह पे सटाने के बाद ही लगेगा, यानी हवा में केवल हाथ चला दूं तो लग जाएगा, ठीक है ना। तो पेशीय बल अगर शरीर का बल लगाओगे तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, संपर्की बल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट गया आपका, घर्षण भी कट गया आपका। तो देखिए चुंबकीय बल, चुंबक आप लोगों ने देखा होगा दूर से ही खींच लेता है बिना संपर्क में आए, तो ये आपके आंसर में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल बल, चाहे वस्तु ऊपर रहे चाहे कहीं पे भी रहे, आप देखते हो वो खींच लेता है, ठीक है ना, तो ये भी सही है नॉन कॉन्टेक्ट में। विद्युत बल भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली का तार यहाँ है लेकिन बहुत हाई टेंशन का तार है, तो यहीं पहुंचोगे तो ही खींच लेगा वो, ठीक है ना, तो ये भी आपका नॉन कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। तो आपके जो करेक्ट आंसर होंगे 2 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 2, 4, 5 देखिए आपको कहाँ दे रखा है, वो आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आ जाएंगे। 2, 4, 5 ये दे रखा है आपको सी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी अगर किसी ऑप्शन को टिक करने में या किसी वजह से थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप एक पॉजिटिव वे में कमेंट कीजिएगा कि सर इसमें बाई मिस्टेक या कैसे ये चीज़ें रह गई हैं, इसको एक बार आप ध्यान ले दीजिए, तो मैं उसको फिर से एकदम रिसर्च करके आप लोगों को कमेंट के माध्यम से या नए वीडियो में उसे डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सबको पता होगा। कह रहा है दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या होता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये होता है फोर्स अपान, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपान एरिया होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फोर्स की जो यूनिट होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, न्यूटन होती है, ठीक है ना। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो ये अगर हम फोर्स प्रेशर की बात करें तो कंबाइंड रूप की जो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ, यहाँ दे रखा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दो जगह दे रखा है। अच्छा नहीं, यहाँ पे स्लैश नहीं लगा रखा, अच्छा ये गलत है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो केवल और केवल डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है आप लोग फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, इवन केवल इसी पेपर से नहीं, किसी और एग्जाम को लेकर के या कैरियर को लेकर किसी भी तरीके को आपको लगता है कि सर से बातें शेयर करनी चाहिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, ठीक है ना। तो हम हमेशा जितना भी मेरे पास ज्ञान है, जितनी भी मेरी पहुंच है, वो चीज़ को लेकर के आपके सपोर्ट को जरूर मैं सपोर्ट के लिए आऊँगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है, ठीक है। यदि आपतित किरण, आपतित मतलब इंसिडेंट रे की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादातर बच्चे ना हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज जो है हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ। बीच बीच में जो की पॉइंट होते हैं उन्हें बता देता हूँ, तो अगर किसी को लगता है कि और ज़्यादा चाहिए इंग्लिश में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना। चलो, कह रहा है आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और अनुरूप परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण क्या होगा, ये पूछा है। अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़िए। मान लो ये आपका एक प्लेन है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है, ये एक मिरर है मान लो, ठीक है ना। हर एक मिरर का अपना एक नॉर्मल होता है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल वैसे सीधी रेखा होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये इसका नॉर्मल हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे आई, हमने आपको पढ़ा रखा है कि आपतित किरण जिस कोण से अभिलंब के साथ जिस कोण से आती है उसी कोण से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा अभिलंब से कोण नहीं बना रहे, ये कह रहे हैं परावर्तक पृष्ठ से। तो ये रहा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। कह रहे हैं परावर्तक पृष्ठ के साथ ये 40 डिग्री का बना रहे, तो ये 40 डिग्री का बना रहे, तो जो किरण जिस कोण से आती है उसी से परावर्तित भी होती है, तो ये भी कोण इसका 40 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछ रहे हैं ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला कोण हमसे पूछ रहे हैं बीच का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो तो एक ही रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ 180 होता है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 180 होगा, तो इतना 40 इतना 40, 80 तो यही हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ऑटोमेटिक 100 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा था कितने का कोण बनेगा, तो आप आंसर कर पाओगे कितना, 100 डिग्री, 100 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। समझ गया, सबको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के लगते हैं मुझे तो ये। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न बन रहा था, तो जो लोग यहाँ तक पहुँचे तो आई थिंक आप लोग पढ़ाई से जुड़े होंगे। मैं वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से जय हिंद बोलता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, ठीक है ना। चलो,
आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभिकथन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, ठीक है ना, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि शुक्र ग्रह पे बादल पाए जाते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित बहुत तेजी से करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की सहोदर, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की मौसी या बहुत सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है, अभिकथन में कोई गलती नहीं है। अगला क्या कह रहा है, इसका रीजन दे रहा है कि शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। हाँ, मैंने बताया ना कि ये कारण सही दे रखा है कि बादल जो है सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए तो ये चर्चा में है कि शुक्र सबसे चमकता हुआ था वो है ग्रह है, ठीक है ना, चमकीला ग्रह है। तो रीजन भी सही है, लेकिन इससे इनकी कलाएं पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चमक रहा है उससे कला का मतलब कि चंद्रमा जैसे जो काम करे, एक्टिविटी करे, उसका कहना चाह रही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब आप मान सकते हैं ठीक ठाक लेवल है इस क्वेश्चन का। कहना चाह रहा है कि शुक्र अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, ठीक है ना। तो यही कंपैरिजन होता है चंद्रमा के साथ भी। तो जैसे हम पृथ्वी पे घूमते हैं उस हिसाब से चंद्रमा का जो घूर्णन है वही शुक्र का दिखा रहा है। शुक्र अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम घूमता है। तो ये इसकी जो कलाएं मैच होती हैं किसके साथ मैच करती हैं, चंद्रमा के साथ मैच कर जाती हैं। शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी अर्थ के, देखो क्या होता है, कोई चीज हमें रेफरेंस में पता करनी पड़ती है। जैसे यहाँ अर्थ है, यहाँ पे आप मान लो खड़े हो, आपको चंद्रमा जिस हिसाब से कलाएं करता दिख रहा है, जिस हिसाब से घूर्णन करता या चमक दिख रही है, उसी हिसाब से आपको अगर शुक्र भी दिख रहा है तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया क्या, अर्थ, ठीक है ना। तो ये दोनों एक जैसी कलाएं दिखा रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, बट ये आपको अब क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है अभिकथन को, क्योंकि उससे रिलेट करके बात कही गई है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका, अभिकथन भी सही है, दोनों रीजन भी सही है, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो R2 कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं ये आंसर ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। देखिए पहले दोनों सही है, कह रहा है R1 एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं R1 नहीं कर रहा है, कह रहा है दोनों सही है, R2 एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार चाहे फिर से पढ़ लीजिएगा, ये नोट, शॉर्ट नोट बना करके याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है, इनका आंसर इतना आसान नहीं होता करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं जब एक्सप्लेनेशन की बात आ जाए। अच्छा, एक आसान सा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, आई होप अगर आपने पढ़ाई करी है ढंग से तो ये आसान लग सकता है। कह रहा है सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श, आप लोगों को पता होना चाहिए, मार्बल जो होता है पत्थर, सुबह ठंड में अगर आप नंगे पांव चलो पत्थर ज़्यादा जो है ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी नहीं लगता है, क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, और वहीं फर्श जो होता है, पत्थर जो होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। सिंपल सा रीजन है इसका, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा को अधिक परावर्तित करती है। लकड़ी के फर्श की तुलना में जो ये है मार्बल फर्श है तुलना में, सॉरी एक सेकंड, क्या कहना चाह रहा है, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा को अधिक परावर्तित करता है, नहीं परावर्तित करता नहीं है, ये तो गलत हो गया, लकड़ी ज़्यादा, वो मार्बल ज़्यादा करता है, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या करा है, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना। अच्छा चालक है कौन, मार्बल, मार्बल फर्श जो है लकड़ी के फर्श की तुलना में अच्छा चालक है, इसीलिए हमें ठंडा लगता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आंसर था, इसका आंसर सब कोई कर सकता है आसानी से। आगे बढ़े, हाँ यहाँ आ जाते हैं। वैसे ये चैप्टर भी मैंने पढ़ा है पेट्रोलियम और कोल के नाम से, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपसे देखिए क्या कह रहा है, पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। देखिए जब पेट्रोलियम निकलता है तो उसमें उसके साथ कई सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है ना। जैसे आपका डीजल निकलता है, मोम निकलते हैं जिसको कि ग्रीस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल निकलता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ कह रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, रेयन। भाई रेयन कहाँ से मिल जाएगा, पेट्रोलियम में रेयन नहीं मिलता है, ये तो एक उसमें आ जाता है, फैब्रिक वाले चैप्टर से आ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। अच्छा कह रहे हैं स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट, हाँ।
तेल ऑयल मिलता है, पैराफिन मोम मिलता है, बिटुमिन मिलता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। अगले ऑप्शन में कह रहे कास्टिक सोडा, ये तो गलत हो गया। पेट्रोलियम, पैराफिन मोम और रेयान इसमें भी आ गया, तो रेयान की वजह से ये भी आपका कलर गलत हो जाता है, तो सी और डी दोनों गलत हो जाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कई बार मुझे भी सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं 100% श्योर होता हूँ कि ये तो इसके आंसर के बीच नहीं आ सकता। जैसे रेयॉन है, ये कभी पेट्रोलियम में नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका कास्टिक सोडा हो गया, ये कभी पेट्रोलियम में नहीं आएगा। तो मैं 3 ऑप्शन तो ऐसे ही देख करके काट दूंगा कि ये जो है इसमें नहीं आएंगे, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी पढ़ाई करनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के मैं भूल ही गया कि ये लास्ट पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। और पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि कैसा आप लोग फील कर रहे हो और मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर ये चीज़ें अच्छे से करा दो, या आप लोग को जहाँ पे लगता है कि अदर चैनल या यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, आपको पेड करने की नौबत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो सारे कंटेंट मैं फ्री में कराऊँ, ठीक है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। बाकी अपना क्या क्या चल रहा है, मैथ साइंस की डिटेल चल रही है और आपका CDP का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक चीज़ को अच्छे से अपना तैयार कर लो और ये अपने आप से वादा करो कि ये आपका आखिरी सीटेट होगा। इसके बाद आप सीटेट नहीं दोगे, इसके बाद इसी बार आपको किसी भी कीमत को सीटेट को अच्छे तरीके से पास कर लेना है। अब आप दोगे तो केवल दोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने एग्जाम से दोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।